Hello everyone, welcome back to the channel The Psychology Catalyst। इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के यूनिट जो कि हमारा यूनिट 3 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज हैं उन्हें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस एमसीक्यूज को हम लोग डिटेल में समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्ज़ाम में कंफ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चंस DU, JMI, BHU और CUT PG जैसे एग्ज़ाम्स के लिए हाईली रिपीटेड हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कल के लेक्चर में एक टास्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि मैं एक बार पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, उसका आंसर कमेंट करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 से। व्हाट इज़ क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन? सो क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन का मतलब होता है एक ही टाइम पे सोसाइटी के पर्टिकुलर सेक्शन का स्टडी करना, जैसे मिडिल क्लास या फिर एडोलसेंस या वर्किंग वूमेन। सेम मोमेंट पे डाटा कलेक्ट होता है, टाइम के साथ फॉलोअप नहीं होता। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अ स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दैट इज द मिडिल क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबर क्रॉस सेक्शन यानी वन टाइम स्नैपशॉट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। रिपीटेड मेथड डिजाइन शुड बी यूज्ड व्हेन? रिपीटेड मेथड डिजाइन तब यूज किया जाता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट छोटा होने की एक्सपेक्टेशन होती है। इस डिज़ाइन में एडवांटेज ये होता है कि सेम पार्टिसिपेंट डिफरेंट कंडीशन में यूज़ होते हैं, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंट्रोल हो जाती है। इस वजह से स्मॉल इफेक्ट भी डिटेक्ट हो पाते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, effect of the independent variable is expected to be small. Next question. When beliefs, expectations or habit alter how participant in a study respond is called? जब रिसर्चर का बिलीफ, एक्सपेक्टेशन या हैबिट पार्टिसिपेशंस के जो रिस्पॉन्सेज को इफेक्ट कर देते हैं तो इसे रिसर्चर बायस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर रिसर्चर पहले ही किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखता है कि तो वो अननोइंगली भी रिस्पॉन्सेज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिसर्चर्स बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. Test that involves comparing an individual's test score with an objectively stated standard of achievement are called. जब टेस्ट स्कोर का किसी फिक्स स्टैंडर्ड या क्राइटेरियन के साथ कंपेयर किया जाता है, ना कि दूसरे लोगों के स्कोर के साथ, तो ऐसे टेस्ट को क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ड्राइविंग टेस्ट पास या फेल स्टैंडर्ड यूज करना। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 30. टेस्ट डेवलप्स use reverse scoring to offset the efforts of. रिवर्स स्कोरिंग का यूज लोगों की एक्विजिशंस टेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए होता है। मतलब हर स्टेटमेंट पर हाँ कह देना। नेगेटिव आइटम इसलिए इंक्लूड किए जाते हैं ताकि रिस्पॉन्स के बायस होते हैं वो कम हो। सो इसका आंसर सी हो जाएगा, एक्विजिशंस। Next is a double-blind procedure to test a drug efficacy in psychopharmacological study is accomplished by. तो डबल ब्लाइंड ड्रग स्टडी में ना रिसर्चर को पता होता है ना पार्टिसिपेंट को कौन एक्टिव ड्रग ले रहा है, इसलिए ड्रग्स का रेंडमली असाइन किया जाता है ताकि प्लेसबो इफेक्ट और एक्सपेरिमेंट बायस दोनों कंट्रोल कर सकें। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन स्कोरर्स मेक द जजमेंट that result in nominal or ordinal data, then popular index of argument is. नॉमिनल या ऑर्डिनल डाटा के केस में एग्रीमेंट मेजर करने के लिए कोहेन कप्पा सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये चांस एग्रीमेंट
को भी कंसीडर करता है, जो सिंपल परसेंटेज जो एग्रीमेंट्स होते हैं एग्रीमेंट नहीं करते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोहेन कप्पा। The of the study is the extent to which the result can be generalized to other population and setting. अगर स्टडी के रिजल्ट को दूसरी पॉपुलेशन, सिचुएशन या सेटिंग्स पर अप्लाई किया जा सकता है तो हम कहते हैं कि स्टडी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, odd even method of splitting the test in order to estimate split half reliability is most appropriate for। ऑड इवन स्प्लिट मेथड स्पीड टेस्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि स्पीड टेस्ट में टाइम फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है और आइटम ऑर्डर इफेक्ट का कंट्रोल करना होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, स्पीड टेस्ट। Question number 35. A measure of validity that compares to a different valid procedure is called। जब टेस्ट की वैलिडिटी को किसी एक्सटर्नल या ऑलरेडी वैलिड क्राइटेरियन के साथ कंपेयर किया जाता है तो यूज क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं। इसमें कंकरेंट और प्रिडिक्टिव दोनों आता है, यानी जो हमारी जो वैलिडिटी है उसको क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं। इसमें कंकरेंट भी आता है और प्रिडिक्टिव भी होता है। Next question is, an independent variables that varies along with the one of interest and could be the actual bias for what you are measuring is called। सो कन्फाउंड वो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ चेंज होता है और एक्चुअल रिजल्ट को कंफ्यूज कर देता है। इस वजह से रिसर्चर गलत कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्फाउंड। Question number 37. On a scale, respondent who endorsed one statement also agree with middle statements pertains to the same underlying continuum। गटमैन स्केल में स्टेटमेंट एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इंडोर्स करता है तो ऑटोमेटिकली वीकर स्टेटमेंट्स भी इंडोर्स हो जाते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा, गटमैन। क्वेश्चन नंबर 38। Validity is determined by the degree to which question or item on the test representative of the universe of behavior the test was designed to sample। कंटेंट वैलिडिटी ये चेक करती है कि टेस्ट के आइटम्स पूरे बिहेवियर डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। ये ज़्यादातर एक्सपर्ट्स के जजमेंट पे ही बेस्ड होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कंटेंट। While constructing a test and item writing, a common error occurs when the question of the item touches upon more than one issue. However, the response option is the only one such item are refers to। So इस क्वेश्चन में जब एक ही क्वेश्चन में दो इश्यूज पूछ ले जाते हैं तो रिस्पोंडेंट कंफ्यूज जाते हैं। ऐसे आइटम्स को डबल बैरल्ड क्वेश्चन कहा जाता है जो आइटम राइटिंग में कॉमन एरर है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। इन एक्सपेरिमेंट neither researcher nor participants are aware of who is इन द एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की है, डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट। तो डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर और पार्टिसिपेंट दोनों अनअवेयर होते हैं ग्रुप असाइनमेंट से। ये डिज़ाइन बायस को मिनिमम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिसर्च इन्फॉर्म्ड कंसेंट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग।
इन्फॉर्म्ड कंसेंट में स्टडी का नेचर, ड्यूरेशन, पर्पस और प्रोसीजर सब एक्सप्लेन किया जाता है। इसीलिए सही आंसर ऑल ऑफ द अबव है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 सॉरी, एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट रिफर्स थ्रू। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, यानी लेबोरेटरी से रियल वर्ल्ड तक। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिजल्ट आर जनरलाइजेबल टू द अदर पॉपुलेशंस। क्योंकि हम लोग ये जो हमारे सैंपल्स होते हैं वो पॉपुलेशन से ही लिए जाते हैं, तो इनको जो पूरे पॉपुलेशन पे भी जनरलाइज किया जा सकता है। Next question is question number 43. A researcher is estimating when obtaining two sets of score from a group participants on a test at least two different time period. So question number 43. सेम पार्टिसिपेंट्स को टेस्ट दो अलग अलग टाइम पीरियड्स में देना और स्कोर कंपेयर करना टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कहलाता है। ये टेम्पोरल स्टेबिलिटी को मेजर करता है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। Question number 44. When neither experimenter nor the subject known who is assigned to the experimental and control groups, the technique is called. जब एक्सपेरिमेंटर और सब्जेक्ट दोनों को असाइनमेंट का पता नहीं होता तो टेक्निक डबल ब्लाइंड होता है। अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। अकॉर्डिंग टू APA अ रिसर्चर मस्ट नॉट। तो APA इथिकल गाइडेंस के अकॉर्डिंग रिसर्चर किसी सब्जेक्ट को अननेसेसरी फिजिकल डिस्कम्फर्ट नहीं दे सकता। सो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46. Number of tests who assigned in the item correctly divided by total number of the tests who took the test. So आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स ये बताता है कि कितने परसेंटेज टास्क टेकर ने आइटम करेक्ट किया है, यानी हाई वैल्यू ऑफ वैल्यू इक्वल टू इजी आइटम, लो वैल्यू होगा जो हमारे की जो सिंपल अगर हम समझें कि जो हमारी डिफ़िकल्ट वाले टास्क होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, लो होगी, और जितने ही लो वाले होंगे उनकी हाई होगी। इजी आइटम होंगे हाई वैल्यू। सो द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आइटम डिफिकल्टी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47. रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट इज हाईएस्ट व्हेन द आइटम ऑफ द टेस्ट इज। टेस्ट की रिलायबिलिटी तब हाईएस्ट होती है जब आइटम्स होमोजीनियस हो, यानी सेम कंस्ट्रक्ट सारे मेजर को मेजर कर रहे हों। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, होमोजीनस। हेट्रोजेनस में क्या होते हैं, सारे अलग होते हैं, मिक्स नहीं हो, मिले हुए हैं, कुछ अपने जैसे भी एक जैसे भी हैं, कुछ अलग अलग भी हैं। टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के दो मेन पिलर्स होते हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। दोनों मिलके कंस्ट्रक्ट को प्रॉपरली इस्टेब्लिश करते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट। Question number 49. Cronbach alpha is measure of kind of reliability. तो क्रोनबैच अल्फा इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी का मोस्ट कॉमन मेजर होता है, स्पेशली एटीट्यूड और पर्सनालिटी टेस्ट में। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनल कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी एस्टिमेट करने का मेथड्स में टेस्ट रिसर्च, स्प्लिट हाफ और क्रोनबैच अल्फा आते हैं, लेकिन कन्वर्जेंट रिलायबिलिटी का मेथड नहीं होता। सो हमारा कन्वर्जेंट रिलायबिलिटी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 करने वाले हैं। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जिसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करेंगे।
तो इसमें हमारा पूरा कंप्लीट रिवीजन प्लस प्रीवाईक्यूज कवर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए स्टे ट्यून और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू।